आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 1.3, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग पहला सवाल हल करेंगे। और पहला सवाल क्या दिया आपके बुक में देखो जरा, आकृति 1.55 में कोण ABC का मान कितना दिया है 75 डिग्री। अब यहाँ पर देखो बेटा, कोण ABC बराबर कितना दिया है 75, और उसके बाद में कोण EDC ये भी कितना दिया है 75 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है। अब यहाँ पर दो कौन से ऐसे त्रिभुज है जो समरूप है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से, पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो त्रिभुज कौन सा रहेगा, ये बड़ा वाला जिसका नाम है ABC, एक तो ये त्रिभुज रहेगा, और दूसरा छोटा त्रिभुज रहेगा EDC। इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। क्या दिखाना है? समरूप। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर कोण का मान दिया है तो कोण के हिसाब से देखना है, भुजा के हिसाब से नहीं देखना है। किसके हिसाब से? कोण के हिसाब से। समझ में आ रहा है? या तो इसमें को कसौटी लगेगा, या तो को कसौटी लगेगा। कोण के हिसाब से हम लोग इनको क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? कोण का माप दिया है इसलिए कोण के हिसाब से सोचेंगे, और भुजा का माप दिया रहेगा तो भुजा के हिसाब से सोचना है। समझ में आ रहा है? तो किस कसौटी के अनुसार ये समरूप है हमें ये बताना है, ठीक है। और आगे क्या दिया है, उनकी समरूपता की एककी संगति लिखिए। अब एककी संगति क्या होती है मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है। स्टार्ट करें? चलो, अब यहाँ पर हमें जो दिया है उसके हिसाब से हम इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आकृति जो हमको दी गई है, इसके अंदर ABC का मान कितना है 75, और EDC इसका मान भी कितना है 75। तो यहाँ पर अब हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना है। कौन से दो त्रिभुज बेटा, एक तो त्रिभुज है ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा EDC ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को मुझे क्या दिखाना है, समरूप। तो एक काम करते हैं, जो बड़ा त्रिभुज है इसको मैं नीचे बना लूं, अलग से बना लूं क्या बेटा? जैसा है वैसे ही बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि तुमको संगत कोण संगत भुजा समझेगी क्या नहीं बेटा? नहीं समझेगी अभी। अब अगर मैं बोलूं कोण B का संगत कोण कौन सा है, तो देखोगे तो D है। अब वो कैसे संगत कोण है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये जो बड़ा त्रिभुज है एज इट इज हम लोग नीचे बना लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलो देखो बेटा, ABC ये रफ डायग्राम है, ठीक है। ABC इसमें कोण B का माप कितना दिया है 75। देखो जैसा है वैसे मैंने बना दिया है, एज इट इज मैंने आप नीचे बना के दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है बेटा EDC। अब यहाँ पर संगत कोण पता करने के लिए इस डायग्राम को ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, बराबर है कि नहीं? DCE। अब मैंने क्या किया है, C के पीछे मैंने C लिखा है, D के पीछे मैंने D लिखा है, और E के पीछे मैंने क्या लिखा है बेटा E लिखा है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे को ऐसे ऐसे उलट देंगे, समझा? और जैसे ये डायग्राम है ना वो हिसाब से इसको ऐसा रख देंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझा क्या बताया मैंने? ठीक है, मतलब हम लोग क्या करने वाले बेटा, वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये जैसा है ना बेटा उसी प्रकार उसको ऐसा रख देंगे। देखो इस तरह से है ना, इस तरह से, बराबर है कि नहीं? इस तरह से है कि नहीं? तो यहाँ पर E है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर क्या है बेटा D। तो बना दूँ एज इट इज में? एज इट इज बना दूँ? तो डायग्राम इसके जैसे ही बनेगा बेटा, इस तरह से डायग्राम बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर D है, यहाँ पर क्या है बेटा C, यहाँ पर क्या है बेटा E, और कोण D का माप कितना है? कोण D का माप कितना है 75। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, कोण B का संगत कोण क्या है? कोण D। संगत कोण सर्वांगसम है कि नहीं बेटा? यस सर। अगर त्रिभुज ABC
और EDC की अगर मैं बात करूं तो ये 75 है, तो ये भी कितना है 75। क्लियर है कि नहीं बेटा? संगत कोण सर्वांगसम है, क्यों? क्योंकि दोनों का माप कितना है 75 डिग्री। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब दूसरा कोण कौन सा सर्वांगसम होगा वो भी देखते हैं। अब यहां पर ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ये बड़ा त्रिभुज देखो, इसके अंदर कौन सी आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? देखो ACB, ये कौन आ रहा है कि नहीं? और दूसरा देखो बेटा ECD, यहां पर भी ये कौन आ रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों त्रिभुज में ये सामान्य है, कॉमन है कि नहीं? कॉमन है मतलब माप बराबर होगा, है कि नहीं बेटा? यहां पर देखो बड़े त्रिभुज को देखो, वही कोण आ रहा है, देखो वही कोण आ रहा है ना बेटा। छोटे त्रिभुज को देखो तो भी वही कोण आ रहा है, दोनों में ये सामान्य है, दोनों में ये कॉमन है। मतलब ये क्या होगा बेटा? सेम ही रहेगा ना बेटा। मतलब इस त्रिभुज के अंदर अगर वो 70 डिग्री है तो 70 डिग्री होगा, बड़े त्रिभुज में देखो 70 रहेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों में कॉमन है बेटा वो। समझा कि नहीं? तो मतलब यहाँ पर कोण C और कोण C ये क्या होगा? सर्वांगसम। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है बेटा? ये कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है, सामान्य कोण है। ठीक है, तो यहां पर देखो ACB ये कौन आ रहा है कि नहीं? ECD वही कौन आ रहा है। मतलब ये अगर 75 है तो ये भी कितना रहेगा? 75। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है बेटा। क्या है बेटा? कॉमन। मैं डिग्री सिर्फ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 75। ठीक है, मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? वो कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन, सामान्य है। ठीक है, और देखो बेटा संगत कोण सर्वांगसम, संगत कोण सर्वांगसम, तो समरूपता की को कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो समरूप हो गए ना बेटा। बस इसको अभी हमें लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो चलिए बेटा इसको हल करते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे? हमें किसको समरूप दिखाना है? ABC और EDC को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EDC में, त्रिभुज ABC तथा EDC में क्या है बेटा? कोण ABC किसके सर्वांगसम है? कोण EDC के। और यहां पर लिखोगे प्रत्येक कोण का माप कितना है बेटा? 75 डिग्री है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कोण ACB किसके सर्वांगसम होगा? कोण ECD के। और रीजन में क्या लिखोगे? सामान्य कोण। क्या लिखोगे? सामान्य कोण। समझा कि नहीं? Yes, sir. संगत कोण सर्वांगसम। ठीक है, तो समरूपता की को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। क्या हो जाएंगे बेटा? समरूप। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे इसलिए समरूपता की को कसौटी से त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा? त्रिभुज EDC के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा? समरूप हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, अब इसके बाद आपको एक और चीज दी गई है, एक की संगति। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनो। अब देखो बेटा अगर मैं ऐसा लिखता हूं ABC, अगर ये त्रिभुज है ना बेटा, इसमें अगर ABC लिखता हूं, इसका मतलब देखो बेटा सबसे पहले संगत कोण क्या है पहले वो देख लो। A का संगत कोण क्या है? E, B का संगत कोण क्या है? D, और C का संगत कोण क्या है? C। समझ में आ रहा है? मतलब A का संगत कोण E है, B का संगत कोण D है, और C का संगत कोण क्या है बेटा? C। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक की संगति कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने ABC लिखा, तो ये त्रिभुज में भी क्या लेंगे बेटा? EDC, ED और C, और एक की संगति का साइन देखो ऐसा होता है, ये ऐसा एरो करने का। ठीक है, दोनों साइड एरो रहेगा। अगर मैं BCA लिखूंगा, क्या लिखूंगा? BCA, तो एक की संगति कैसे हो जाएगा बेटा? BCA, यहां पर क्या होगा? DCF। समझा? सॉरी, DCE होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं
सी ए बी, तो एक की संगति क्या हो जाएगा, देखो सी ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ई डी, सी ई डी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे एक की संगति, संगति, ठीक है। एक की संगति से क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी, फिर ऐसा करके आपको एरो करना है, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, ई डी सी, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब हमने क्या कर दिया, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा दिया और एक की संगति भी हमने लिख लिया। समझ में आ रहा है? बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना था। इजी था कि हार्ड बेटा? इजी था। अगर आपको समरूपता की कसौटी आती है, हमने कसौटी कितनी की थी बेटा, आई थिंक 4 कसौटी की थी। सबसे पहले हमने समरूपता की को कसौटी की, उसके बाद हमने को कसौटी की, उसके बाद हमने भुजा भुजा की, उसके बाद में भू को भू, भुजा कौन, भुजा। अगर ये 4 कसौटी आपको आती है तो इजीली आप 1.3 सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? फटाफट एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग 1.3 का दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल हमें क्या दिया है, संलग्न आकृति 1.56 में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है। हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज हमें दिया है वो क्या समरूप है कि नहीं, मतलब बताना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं, वो आपको बताना है, ठीक है। दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये दोनों समरूप है कि नहीं। अगर ये दोनों समरूप है तो किस कसौटी के अनुसार समरूप है। तो सबसे पहले तो हमें इनको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, बराबर। अब यहाँ पर कोण का मान दिया है क्या, कोण का मान दिया है, यहाँ पर हमें भुजा का मान दिया है। किसका मान दिया है, तो भुजा के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। तो आपने देखो बेटा, हमने पढ़ा था बेटा कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो वह समरूप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें भुजा का मान दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज क्या दिया है, एल एम एन। ये दो त्रिभुज हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ये समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भुजाओं का मान दिया है तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। अब संगत भुजा देखो बेटा, पी क्यू की संगत भुजा क्या है, एल एम, क्यू आर की संगत भुजा क्या है, एम एन, पी आर की संगत भुजा क्या है, एल एन। समझ में आ रहा है? संगत भुजा है, संगत भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर दो त्रिभुज कौन से बेटा, पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज क्या है, एल एम एन। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एल एम एन में, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो पी क्यू के बट्टे में क्या आएगा, एल एम, पी क्यू बट्टे एल एम बराबर, पी क्यू का मान कितना दिया है 6 बट्टे एल एम का मान कितना दिया है 3 बराबर, पी क्यू का मान कितना दिया है 6, एल एम का मान कितना दिया है 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कट हो रहा है ना बेटा, देखो 3 से कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर अनुपात देखो क्या मिला, 2/1। तो यहाँ पर पी क्यू बट्टे एल एम बराबर कितना है, 2/1। समझ में आया? इसको एक काम करो, कथन 1 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्यू आर और एम एन का अनुपात निकालेंगे, क्यू आर बट्टे एम एन। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर बट्टे एम एन बराबर, क्यू आर का मान कितना है 8 बट्टे एम एन का मान कितना है 4। चलो डिवाइड कर दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो 2/1 आया, तो लिख दो क्यू आर बट्टे एम एन बराबर कितना है, 2/1। इसको एक काम करो, कथन 2 दे दो। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, पी आर का अनुपात निकालेंगे एल एन के साथ, पी आर का अनुपात निकालेंगे एल एन के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पी आर बट्टे एल एन बराबर
पी आर का मान कितना है 10, एल एन का मान कितना है 5, 5 से कट हो रहा है तो कट कर दो बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखो अनुपात क्या मिला है, 2:1, मतलब 2/1। पी आर बट्टे एल एन बराबर कितना है 2/1, और इसको हम देंगे कथन 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा पी क्यू बट्टे एल एम 2/1, क्यू आर बट्टे एम एन 2/1, पी आर बट्टे एल एन 2/1। सबका अनुपात समान है कि नहीं बेटा? अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होता है, इक्वल। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो बेटा पी क्यू बट्टे एल एम किसके बराबर होगा, क्यू आर बट्टे एम एन के, और ये किसके बराबर होगा, पी आर बट्टे एल एन के। मतलब सबका अनुपात क्या है बेटा, बराबर है। यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। क्या है, समरूप, क्योंकि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे कथन 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से क्या होगा बेटा, पी क्यू बट्टे एल एम, पी क्यू बट्टे एल एम किसके बराबर है बेटा, क्यू आर बट्टे एम एन, क्यू आर बट्टे एम एन, और ये किसके बराबर है बेटा, पी आर बट्टे एल एन, पी आर बट्टे एल एन। ठीक है, तीनों संगत भुजाओं को जो अनुपात है वो क्या है बेटा, बराबर है। इसलिए समरूपता की भू कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एल एम एन के। समझ में आ रहा है? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। समरूपता की भू कसौटी, भुजा कसौटी के अनुसार। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो फटाफट इसको लिख लो। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 का तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल हमें क्या दिया है, आकृति 1.57 में दर्शाए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे समतल जमीन पर खड़े हैं। यहाँ पर क्या बोला है बेटा, एक खंबा है जो 8 मीटर का है और दूसरा खंबा कितना है बेटा, 4 मीटर का है। ऐसे 2 खंबे और वो समतल जमीन पे, जमीन एकदम सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, ठीक है, ये पहला खंबा है और ये दूसरा खंबा है। ठीक है, ये 2 खंबे जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है बेटा? ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 2 खंबे हैं जिसमें से एक खंबे की जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। एक खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 मीटर। समझो ये पहला खंबा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर, और दूसरे खंबे की जो ऊंचाई है वो कितना है बेटा, 4 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है बेटा, 4 मीटर। और आपको पता है बेटा जो खंबा होता है वो जमीन के ऊपर क्या होता है बेटा, लंब होता है। क्या होता है, लंब। लंब मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। समझा? और जो खंबा होगा वो जमीन के ऊपर क्या होगा बेटा, लंब, मतलब यहाँ पर 90 अंश का क्या बनेगा, कोण। समझ में आ रहा है? अब आगे क्या दिया है, सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर होती है। अब समझो बेटा यहाँ पर सूर्य है, ये यहाँ पर क्या है बेटा, सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरणें इन खंभों के ऊपर गिरेगी तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एक परछाई बनेगी इस तरह से, ऐसा। ठीक है, और इसकी भी परछाई बनेगी इस तरह से। समझ में आ रहा है? यस सर। ये छोटा खंबा है और ये क्या है बेटा, बड़ा खंबा है। छोटे खंबे की जो परछाई है उसकी लंबाई कितनी दी गई है बेटा, 6 मीटर। कितनी दी गई है, 6 मीटर। समझ में आ रहा है? और जो बड़ा खंबा है उसकी परछाई की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है, ज्ञात। इसकी परछाई हमें नहीं दिया यहाँ पर, इसलिए x दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? खंबे की ऊंचाई 8 मीटर और कितना है बेटा, 4 मीटर। परछाई कितनी है बेटा, 6 मीटर, और इसकी परछाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब कितनी दूर तक उसकी परछाई जा रही है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और आगे वही लिखा होगा बेटा,
सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर होती है। छोटे खंबे की परछाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। तो उसी समय बड़े खंबे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? मतलब जो बड़ा खंबा है उसकी जो परछाई है उसकी लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस तरह से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है बेटा, वो सेम डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। बराबर है कि नहीं? डायग्राम कैसे बना समझा? देखो बेटा, पी आर यह छोटा खंबा है और ए सी यह पे क्या है बेटा? बड़ा खंबा। छोटे खंबे की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, बड़े खंबे की ऊंचाई कितनी बेटा? 8 मीटर। छोटे खंबे की जो परछाई है वो 6 मीटर तक जाती है और बड़े खंबे की जो परछाई है वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। बेटा एक चीज याद रखना, सूर्य का जो प्रकाश एक ही समय पर इन दोनों के ऊपर अगर गिरेगा तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? इस तरह से त्रिभुज बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर सूरज की जो प्रकाश आएगी तो यहाँ से शेडो चालू हो जाएगी, मतलब परछाई ऐसे चालू हो जाएगी और यहाँ तक पहुँच रही है वो, समझा? और यहाँ पर भी सेम हो रहा है बेटा, एक ही समय पर दोनों के ऊपर प्रकाश हो रहा है। एक ही समय पर दोनों के ऊपर क्या हो रहा है बेटा? सूरज का प्रकाश आ रहा है, इसलिए ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? त्रिभुज। ठीक है, एक ही समय पर दोनों की परछाई निर्मित हो रही है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। क्या होंगे बेटा? समरूप। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही समय पर दोनों की क्या बन रही है? परछाई। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है बेटा, देखो आपको ये तो पता है, जो ये खंबा है वो जमीन के ऊपर क्या होगा? लंब। खंबा जमीन के ऊपर क्या होगा? लंब। ठीक है, जब सूर्य की किरण गिरेगी इन दोनों के ऊपर तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ये वाले कोण के। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाले कोण के। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है और संगत कोण क्या है बेटा? बराबर है। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? तो चलिए बेटा इसको हल करते हैं अभी। तीसरा सवाल, और इसको अभी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, पी आर और ए सी यह दोनों खंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, सिंस पी आर तथा ए सी यह दो खंबे हैं। ठीक है, और क्यू आर और बी सी, क्यू आर तथा बी सी यह दोनों खंभों की परछाई है। परछाई है। सिंस, अब देखो बेटा, दोनों की परछाई एक ही समय पर बनती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, दोनों खंभों की परछाई एक ही समय पर निर्मित होती है। निर्मित होती है, इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? समरूप, क्योंकि परछाई एक ही समय पर बन रही है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर यह किसके समरूप होगा बेटा? एक मिनट। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर यह किसके समरूप होगा? त्रिभुज ए बी सी के। किसके समरूप होगा? त्रिभुज ए बी सी के। समझ में आ रहा है? yes, क्योंकि परछाई एक ही समय पर बन रही है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। मैंने आपको बेसिक में बताया था, अगर दो त्रिभुज समरूप है
तो पहली कंडीशन बताई थी संगत कोण सर्वांग होते हैं, और दूसरा कंडीशन मैंने आपको बताया था संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर अनुपात किसका निकालेंगे, पी आर का अनुपात निकालेंगे ए सी के साथ, पी आर का अनुपात निकालेंगे ए सी के साथ, मतलब पी आर बट्टे ए सी ये किसके बराबर होगा, क्यू आर बट्टे बी सी, क्यू आर बट्टे बी सी। मैंने अनुपात बराबर क्यों दिखाया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप। अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बेटा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समझा कि नहीं। और यहाँ पर रीजन में लिख देने का, क्या लिखोगे बेटा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब एक काम करो, इनका मान रख दो। पी आर का मान कितना है, 4, ए सी का मान कितना है, 8, बराबर क्यू आर का मान कितना है, 6, और बी सी का मान कितना है, ज्ञात करना है। देखो एक्स दिया है, बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, 4 का गुणा करेंगे एक्स के साथ, 4 का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4x, बराबर 6 का गुणा करेंगे 8 के साथ, 6 का गुणा करेंगे 8 के साथ। अब ये 4 गुणे में यहाँ पर गए तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, 6 गुणे 8 बट्टे में कितना आएगा, 4। समझ में आया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 6 और गुणे में कितना है बेटा, 2, 6 दूनी कितना होगा, 12, तो x का मान कितना आया, 12। x मतलब क्या है बेटा, BC, तो BC का मान कितना है बेटा, 12, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना बेटा मीटर, क्योंकि मीटर दिया है ना बेटा इकाई। अब यहाँ पर देखो BC यह है बड़े खंबे की क्या है बेटा, परछाई है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना, बड़े खंबे की परछाई बराबर कितनी है बेटा, 12 मीटर, 12 मीटर। समझ में आया। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। फटाफट इसको लिख लो। अभी हम लोग 1.3 का चौथा सवाल करेंगे, ठीक है। अब चौथा सवाल आपको क्या दिया है, जरा ध्यान से देखो। त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी में AP लंब है BC के ऊपर, AP लंब है BC के ऊपर, मतलब यहां पर 90 अंश का क्या बनेगा, कोण, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, BQ लंब है AC के ऊपर, BQ लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर, मतलब यहां पर भी 90 अंश का क्या बनेगा, कोण। समझ में आ रहा है। यहां पर हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AP लंब है BC के ऊपर, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है। और BQ लंब है AC के ऊपर, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बन गया। समझ में आ रहा है। और आगे क्या दिया है, B डैश P डैश C, B डैश P डैश C, मतलब ये एक रेखीय है, और यहाँ पर A डैश Q डैश C, ये तीनों क्या है बेटा, एक रेखीय बिंदु है। समझ में आ रहा है। और आगे क्या दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CPA, त्रिभुज CPA समरूप है त्रिभुज CQB के, CQB के। इन दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप दिखाना है, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप दिखाना है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इन दोनों को क्या करें, हम समरूप दिखाएं, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया है, यदि AP बराबर 7, यहाँ पर AP का मान कितना दिया है, 7, BQ का मान दिया है 8, BQ का मान कितना दिया है, 8, BC का मान दिया है 12, BC का मान दिया है 12, और AC का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हमें सिद्ध करने के लिए बोला है तो हम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का देखेंगे। समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों सिद्ध हो गए, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। अब अगर एक बात बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, उसमें मान रखेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल,
अब इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो डायग्राम को, हमें यहाँ पर समरूप किसको दिखाना है? समरूप हमें दिखाना है CPA। CPA मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज देखो मैंने नीचे बना दिया है, ठीक है। CPA, तो इसको नाम दे देता हूँ CP और A। ये 90 अंश है कि नहीं बेटा? 90 अंश है, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बेटा? CQB। CQB, ठीक है। अब यहाँ पर संगत कोण दिखाने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो बेटा, कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखो बेटा, QCB यही त्रिभुज है ना अंदर, देखो यही त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब संगत कोण दिखाने के लिए, अब ये जो त्रिभुज है बेटा वो इस तरह से ऐसे करेंगे। और मैंने क्या किया देखो बेटा, Q के पीछे मैंने Q लिखा है, B के पीछे B लिखा है और C के पीछे C लिखा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ये इस तरह से त्रिभुज है, इसको हम क्या करेंगे ऐसे, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज को ऐसे पलटी मारेंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद ये ऐसे है, उसके बाद में देखो बेटा इसको ऐसे लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर एक त्रिभुज देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, ध्यान से देखना, B ऊपर है तो B यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर होगा, C यहाँ पर है तो C यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो बेटा ये जो Q है वो कितना है बेटा? 90 अंश। कितना है? 90 अंश। संगत कोण बराबर है कि नहीं? संगत कोण बराबर है कि नहीं? उसके बाद देखो बेटा ACPC, BCQC दोनों में सामान्य कोण है। देखो बेटा CPA इस त्रिभुज को ध्यान से देखो और CQB इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, दोनों में कोण C क्या है बेटा? कॉमन है, मतलब माप बराबर होगा ना बेटा। मतलब अगर ये 70 अंश है तो ये भी कितना रहेगा? 70 अंश। ये अगर 60 अंश है तो ये भी कितना रहेगा? 60 अंश। समझ में आ रहा है? सामान्य होने की वजह से कोण C के क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो को कसौटी से दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। समझ में आ रहा है? yes, इसको लिखे अभी। yes, तो देखो बेटा इन दोनों त्रिभुज को मुझे समरूप दिखाना है, दोनों त्रिभुज को क्या करना है? समरूप दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB में, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? CPA कोण CPA सर्वांगसम होगा कोण CQB के। ये दोनों कोण सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि ये प्रत्येक कोण कितने बेटा? 90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण कितने हैं? 90 अंश। ये भी 90 अंश और ये भी कितना बेटा? 90 अंश। और यहाँ पर रीजन में लिख देना बेटा, प्रत्येक कोण का माप कितना है बेटा? 90 अंश है, इसलिए दोनों कोण क्या हो गए? सर्वांगसम। समझ में आ रहा है? उसके बाद कोण ACP सर्वांगसम होगा कोण BCQ के। और रीजन में लिखना सामान्य कोण। क्या लिखोगे? सामान्य कोण। ये दोनों सामान्य कोण है। संगत कोण सर्वांगसम, संगत कोण सर्वांगसम, तो को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। क्या हो जाएंगे बेटा? समरूप। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समरूपता की को कसौटी से त्रिभुज CPA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CQB के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा? समरूप। और यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था। तो सिद्ध हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें भुजाओं का मान दिया है, तो देखते हैं कौन कौन सी भुजा का मान दिया है। सबसे पहले देखो बेटा AP का मान कितना दिया है? 7। AP का मान कितना दिया है? 7, ठीक है। AP का मान कितना दिया है? 7, ठीक है।
यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, वैसे यहाँ पर लिखा है मैंने। उसके बाद देखो बेटा बी क्यू का मान कितना दिया है 8, बी क्यू का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देते। और उसके बाद बी सी का मान दिया है 12, बी सी का मान कितना दिया है 12। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, ए सी का हमें मान क्या करना है। देखो बेटा संगत भुजा, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा बेटा, बराबर। हमने देखा था ना, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है बेटा, बराबर। यहाँ पर देखो इसका मान हमें दिया है क्या, तो इसका अनुपात हम लोग नहीं लेंगे, जिस भुजा का मान दिया है उसी भुजा का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अनुपात किसका निकलेगा, AP बट्टे BQ का, AP बट्टे BQ। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बट्टे BQ, ये किसके बराबर होगा बेटा, AC बट्टे BC के, AC बट्टे BC के। समझ में आ रहा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर लिख देना समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समझ में आ रहा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है। अभी मान रख दो, AP का मान कितना दिया है 7, BQ का मान कितना दिया है 8, बराबर AC का मान कितना दिया है क्या, हमें ज्ञात करना है, बट्टे BC का मान कितना दिया है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 12 के साथ, 7 का गुणा करेंगे 12 के साथ, बराबर AC का गुणा करेंगे 8 के साथ, 8 में गुणा करेंगे AC का। समझ में आ रहा है, AC का गुणा करेंगे 8 के साथ। अब ये गुणे में इधर का तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो यहाँ पर क्या होगा 7 गुणे 12, गुणे का क्या हो जाएगा भाग, तो बट्टे में क्या हो जाएगा 8, बराबर AC। अब इसको हल करें, 4 से कट रहा है कि नहीं बेटा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 7 गुणे 3 बट्टे में कितना है 2, बराबर AC। ठीक है, 7 का गुणा करेंगे 21 के साथ, सॉरी 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 7 तिहाई कितना होता है 21 बट्टे में कितना आएगा 2, बराबर क्या है बेटा AC। तो यहाँ पर इसलिए AC बराबर 21 को किससे भाग दोगे, 2 से, तो 2 से जब आप इसको भाग दोगे तो आंसर आएगा 10.5। 21 का आधा कितना होता है 10.5, 21 का आधा कितना होता है 10.5, तो मैंने 10.5 लिखा है। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई। क्या लिखोगे बेटा, इकाई। समझ में आ रहा है। तो हमें AC का मान मिल गया। यहाँ पर 2 चीजें हमें पूछी थी, सबसे पहले हमें दिखाना था कि ये समरूप है कि नहीं, समरूप सिद्ध करना था, तो समरूप हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें AC का मान ज्ञात करना था, तो AC का मान भी हमें मिल गया। समझ में आ रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग अगले सवाल सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। चाहिए तो फटाफट लिख लो इसको अभी।